दुबई के रॉयल महल में गरीब बहू ने ली पहली सुकून की नींद। जर्जर दीवार वाले छोटे से घर में अमृता जमीन पर मीनाक्षी और राजा के साथ सो रही होती है। अचानक अमृता नींद से जाकर बैठ जाती है। अमृता का चेहरा पसीने से भरा होता है और सांसें तेज चल रही होती हैं। मीनाक्षी और राजा भी घबराकर उठ जाते हैं। क्या हुआ दीदी, तुम अचानक उठकर बैठ क्यों गई और तुम इतने पसीने से क्यों भर गई हो? कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बेटी, तूने फिर वही डरावना सपना देखा क्या? हाँ माँ, ये सपना तो मेरा सुकून ही खत्म कर देता है। बेटी भूल जाओ उस मंजर को, उस दिन को, और अपनी सुकून की नींद ले ले। माँ, मैं चाहकर भी उस मंजर को भूल नहीं सकती। तुम लोग सो जाओ, मुझे अब नींद नहीं आएगी। इतना कहकर अमृता मीनाक्षी और राजा को सुला देती है। अमृता कमरे के एक कोने में रखे छोटे घड़े के पास आती है। घड़े से पानी निकालकर पीती है और घर के बाहर आकर चारों तरफ देखने लगती है, जहाँ कुछ ऊंची बिल्डिंग्स और कुछ छोटी झोपड़ियां दिखाई पड़ती हैं। अगर उस दिन मेरे पिता के साथ गलत ना हुआ होता तो आज हमें इस झोपड़ी जैसे घर में नहीं रहना पड़ता। आज हम भी किसी बड़े रॉयल महल में रहते, ना कि ऐसी गरीबी में अपने दिन काटते। अमृता पूरी रात घर के बाहर खड़ी पुरानी बातें याद करती है और ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह अमृता फटी हुई सलवार पहनकर घर से कॉलेज के लिए निकलती है और पैदल चलते हुए अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में पहुंचती है। क्या हुआ अमृता, रात भर तुझे नींद नहीं आई क्या? अरे इसे कैसे नींद आएगी, जरा इसके कपड़े देख, कॉलेज भी फटे पुराने कपड़े पहन कर आती है। तुम लोग कॉलेज मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आते हो या पढ़ने आते हो? थोड़ी देर में क्लासरूम में प्रोफेसर आते हैं और बोर्ड पर डायग्राम बनाकर पढ़ाने लगते हैं। रात भर जागी अमृता की पलकें झपकने लगती हैं। ये अमृता और इसकी माँ खुद तो यहाँ वहाँ काम करके गुजर आती है और ये गरीब हमें ज्ञान देती है कि कॉलेज किस लिए आए हैं। देख कैसे सुकून से आंखें झपकाते हुए सो रही है। रुक, अभी इसकी सुकून की नींद छीनती हूँ। ये अमृता उठ, सर तुझे बुला रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? सर ने तुझे बोर्ड साफ करने के लिए कहा है। इस तरफ सर ने जो लिखा है उसे मिटा दे। आयशा के कहने पर अमृता अपनी बेंच से बाहर निकलती है और डस्टर लेकर बोर्ड पर बने डायग्राम को मिटा देती है। ये क्या अमृता, मैंने अभी डायग्राम बनाया और तुमने अभी मिटा दिया? सर आपने ही कहा ना मुझे डायग्राम मिटा देने। तुम स्टूडेंट्स ने मेरा सुकून छीन लिया है। गरीब घर की होने के बावजूद तुम प्रोफेसर को परेशान करती हो। मैंने कब कहा तुम्हें डायग्राम मिटाने के लिए? हाँ, अब चलो दोबारा डायग्राम बनाओ। प्रोफेसर की बात सुनकर अमृता आयशा और नताशा की तरफ देखती है, जो मुंह छिपाकर हंस रही होती हैं। उन्हें हंसता देख अमृता समझ जाती है कि उन्होंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है और अमृता चुपचाप डायग्राम बनाने लगती है। ऐसे ही कॉलेज खत्म होता है। अमृता अपने घर वापस आती है, जहाँ स्कूल से पढ़ाई करके राजा भी वापस आ चुका होता है। अरे मेरे बच्चे पूरे पसीने से भर गए हैं, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। माँ, अभी कुछ खाने का टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई, मुझे अपना ठेला लगाना है। बेटी, हम गरीबों को रोटी नमक ही खाना है, एक रोटी खाकर निकल। नहीं माँ, अगर मुझे देर हो गई तो मेरे सत्तू पीने वाले ग्राहक किसी और के पास चले जाएंगे। इतना कहकर अमृता अपनी कॉपी किताबें जगह पर रखती है और चक्की पर भुने हुए चने पीसने लगती है। चक्की पीसते हुए अमृता के चेहरे से पसीना जमीन पर टपकने लगता है। दीदी, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, आप छोड़िए, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं राजा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तो सही से पढ़ाई नहीं कर पाई, पर तू अच्छे से पढ़ाई करना। दीदी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? इतनी गरीबी में पढ़ने के बावजूद आप कॉलेज तक पहुँची हैं। आपको स्कॉलरशिप मिली है। मेरे भाई, मुझे स्कॉलरशिप जरूर मिली है, पर मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अमृता अपने घर के बाहर लगे ठेले को सजाकर बाजार चली जाती है। बाप रे, इतनी गर्मी में ये ठेला बाजार लेकर आना कितना मुश्किल काम है। मेरी हालत खराब हो गई। अब बस जल्दी से कोई ग्राहक आए तो थोड़ी आमदनी हो। अमृता ग्राहकों का इंतजार करती है। थोड़ी देर में 2 बुजुर्ग ग्राहक ठेले पर आते हैं। बेटी, जरा मेरा स्पेशल रोज वाला एक गिलास सत्तू दे दे। हाँ चाचा, अभी देती हूँ, ये लीजिए, तैयार ही है। अरे बिटिया, तू इतना अच्छा सत्तू बनाती है, फिर भी तेरे ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं आता? अरे भैया, आजकल सत्तू पीने वाले लड़के कम हो गए हैं। हमारे जमाने में तो बच्चे सत्तू पिया करते थे और दिन भर मेहनत करते थे। आजकल के बच्चे तो कॉफी चाय के दीवाने हैं। बात तो है, हाँ, लेकिन बेटी, ज्यादा ग्राहक ना होने के बावजूद आज के जमाने में सत्तू बेचकर तू हम मजदूरों का पेट जरूर भरती है। क्या करूँ चाचा, गरीब हूँ, गरीब का दर्द समझती हूँ। ये सत्तू ही है जो सस्ता भी है और सभी गरीब इससे आराम से अपना पेट भर सकते हैं। मैं बेचकर पेट भर रही हूँ और आप खरीद कर।
ले बेटी, तेरे 10 रुपए। इसी तरह अमृता रात तक सत्तू बेचती रहती है और अपने कमाए हुए 500 रुपए लेकर अपने घर की तरफ चली आती है। घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ में अमृता का शराबी मकान मालिक मीनाक्षी से झगड़ा कर रहा होता है। ए मीनाक्षी, ए बुढ़िया, तू चिल्ला क्यों रही है? पैसे देती है या तेरा सामान उठाकर घर के बाहर फेंकूं? अरे क्यों मेरे घर के बाहर आकर हमें परेशान कर रहे हो? जब तुम्हारी बीवी ने कहा है कि तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, तो हम तुम्हें क्यों पैसे दें? मेरी बीवी का नाम लेकर पैसे देने से बचना चाहती है, हैं? अभी बताता हूँ तुझे। ब्रजेश नशे में मीनाक्षी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अमृता ब्रजेश का हाथ पकड़ लेती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि 2 कौड़ी की लड़की मेरा हाथ पकड़ती है, बेशरम। बेशरम तो तू है, शराब के नशे में एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा है। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए मुझे? मैं अपने मकान का भाड़ा लेने आया, मेरा भाड़ा दे। नहीं दूंगी तेरा भाड़ा, तेरी बीवी आएगी उसे दूंगी, चल जा यहाँ से। ये सुनते ही ब्रजेश गुस्से से भड़ककर अमृता के ठेले की तरफ बढ़ता है और ठेला पलट देता है। नहीं देगी मुझे पैसे? हाँ, क्यों? तेरे बाप का मकान है, मुझे पैसे नहीं देगी? मैं इस मकान का मालिक हूँ, मेरा भाड़ा दे वरना तेरे घर का सारा सामान फेंक दूंगा। बेटी दे दे इसका भाड़ा, वरना न जाने ये शराब के नशे में क्या करेगा। माँ, अभी तो इसका महीना भी नहीं हुआ है, हम इसे भाड़ा कैसे दे? अरे दे दे बेटी, वरना ये शराब के नशे में न जाने क्या क्या करेगा तुम लोगों के साथ। सबकी बात मानकर अमृता अपने कमाए हुए 500 रुपए ब्रजेश को दे देती है। 500 रुपए? इसमें तो मेरी एक बोतल भी नहीं आएगी, और पैसे दे मुझे। कितना बड़ा शराबी है, बच्ची के पैसे ले रहा है शराब पीने के लिए। छी! अभी मेरे पास इतने नहीं है, इतने लेकर जाओ वरना ये भी नहीं दूंगी। ब्रजेश 500 रुपए लेकर चला जाता है। वहीं अमृता अपने टूटे फूटे ठेले को राजा के साथ उठाती है। ठेला एक तरफ से पूरा टूट चुका होता है। बेटी छोड़ इस ठेले को, अब इस ठेले को क्या देख रही है? चल हम लोग सुकून से सोते हैं, अब 1 महीना ये नहीं आएगा। आप लोग जाइए अंदर सो जाइए, ये ठेला मेरी रोजी रोटी है। अगर मैंने इस ठेले को ठीक नहीं किया तो शायद कल हमारे घर में सूखी रोटी नमक भी नसीब ना हो। अमृता की बात मानकर मीनाक्षी और राजा घर के अंदर जाकर सो जाते हैं और अमृता पूरी रात ठेले की मरम्मत करती है। छी छी छी, क्या दुर्गति हुई है इस लड़की की। न जाने कैसा पाप था, जवानी में माँ बेटी को छोड़कर चला गया। अब इस उम्र में इसे क्या क्या देखना पड़ रहा है। और इसकी माँ में ही खोट है, अगर सही तरीके से अपनी बच्ची का पालन पोषण किया होता तो ऐसा कुछ ना होता। ऐसे ही सभी पड़ोसी अपने अपने घरों में बातें करते रहते हैं। वहीं रात भर जागकर सुबह होने तक अमृता अपने ठेले को कुछ हद तक ठीक कर लेती है और अपने समय पर सत्तू बेचने बाजार चली जाती है। 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई ग्राहक आया क्यों नहीं? आज तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, राजा की स्कूल की फीस भी तो देनी है। अमृता ये सब सोच रही होती है, तभी बाजार का ठेकेदार अपने आदमियों के साथ अमृता के ठेले पर आता है। ए लड़की, तूने कहा था ना कि मेरे पैसे घर भिजवा देगी, कब भिजवाएगी मेरे पैसे? ठेकेदार जी, मैं आज ही आपके पैसे देने वाली थी, पर वो पैसे मुझसे मेरा शराबी मकान मालिक ले गया। आप कुछ दिन और रुक जाइए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है, जब पैसे दे देगी तब आकर अपना ठेला मुझसे ले जाना, और अब तक बाजार में मुझे दिखनी नहीं चाहिए, समझी? छीन लो इसका ठेला। ठेकेदार के कहते उसके आदमी अमृता को खींचकर ठेले से जमीन पर धकेल देते हैं और एक आदमी ठेला लेकर चला जाता है। ठेकेदार जी, ऐसा मत कीजिए, मेरा ठेला दे दीजिए। अगर ठेला ही नहीं रहा तो मैं कमाऊंगी कैसे? जा मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने से तूने मेरा भाड़ा नहीं दिया है। अब मैं तेरे ठेले पर दूसरा आदमी रखूंगा और उससे सब कुछ बिकवाऊंगा, वो भी 50 रुपए गिलास। तेरे 10 रुपए गिलास से ना मेरा मुनाफा होता है ना। अब चल यहाँ से, वरना बेइज्जत करके भगा दूंगा। अपनी गरीबी से परेशान अमृता आंसू संभालते हुए घर पहुंचती है। अमृता के हाथ पर चोट लगी होती है और माथे से खून बह रहा होता है। क्या हुआ बेटी, तेरे सिर पर ये चोट कैसे लगी और तेरे हाथ में ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस गरीबी हमारे इम्तिहान ले रही है और हम फेल हो रहे हैं। क्या कह रही है बेटी, क्या हुआ तेरे साथ? और हमारा ठेला कहाँ है? अब हमारे पास कुछ नहीं बचा माँ, भगवान ने हम गरीबों की लाठी भी छीन ली। अब मैं कोई दूसरा काम करूंगी। क्या हुआ तेरे साथ? तू घबरा मत, तू बैठ थोड़ी देर। मीनाक्षी अमृता को संभाल रही होती है कि तभी कुछ आदमियों के साथ सुलोचना घर में आती है और गुस्से में घर का सामान लुटवाकर बाहर फेंकवाने लगती है। सुलोचना जी, ये क्या करवा रही हैं आप? मेरे घर का सामान बाहर क्यों फेंकवा रही हैं? तेरे जैसे गरीब की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को पैसे देने की? जब मैंने मना किया था तो क्यों दिए तूने पैसे?
कल शराब के नशे में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। सुलोचना जी, इसमें हमारी क्या गलती है? आपके पति रात में आकर तमाशा कर रहे थे और मेरी बेटी का ठेला भी तोड़ दिया। मजबूरी में हमें उसे पैसे देने पड़े। तो मजबूरी में मुझे तुम्हें घर से निकालना पड़ेगा। निकल जाओ मेरे घर से। सुलोचना के साथ आए आदमी अमृता और राजा की कॉपी किताबें जला देते हैं और घर का चूल्हा और बर्तन भी तोड़ देते हैं। सुलोचना मीनाक्षी, अमृता और राजा को उनके छोटे से घर से बाहर निकाल देती है। तू सच कह रही है बेटी, भगवान हम गरीबों का इम्तिहान ही ले रहा है। हिम्मत मत हारो माँ, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आप सब लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? कल भी आप लोग ऐसे ही तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? हम क्या कहें, तू गरीब है, तेरी समस्या तू समझ, हम क्यों बीच में बोले। अपने पेट के लिए कुछ नहीं कर पाए और चाहती हम मदद करें। भागो यहाँ से। बेबस अमृता, मीनाक्षी और राजा छत ढूंढते हुए एक नाली के किनारे पेड़ के नीचे छोटी सी जगह पाकर बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या सारी जिंदगी यहीं रहेंगे? नहीं मेरे भाई, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। फिलहाल छत के लिए यही जगह है। तेज गर्मी में पूरा परिवार नाली के किनारे ही रात बिताता है। रात होते ही मच्छर काटने लगते हैं। हे भगवान, कितने बड़े मच्छर हैं। ऐसे खून पी रहे जैसे सारा खून खत्म कर देंगे। तभी नाली से दो बड़े चूहे निकलते हैं। एक चूहा अमृता के पैर की उंगली को जोर से काट लेता है और दूसरा चूहा मीनाक्षी के हाथ को काट लेता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे चूहे ने काट लिया। हे भगवान, मुझे भी चूहे ने काट लिया। पर पहले माँ को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। अमृता बिना देरी किए देर रात मीनाक्षी को लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां मीनाक्षी डर से बेहोश हो चुकी होती है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ डर से बेहोश हुई हैं। लेकिन चूहे के काटने की जगह पर थोड़ा जहर मिला है और अभी इन्हें इंजेक्शन लगाना होगा। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, पर मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम अनाथ हो जाएंगे। हाँ, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस अब 5,000 रुपए जमा करवा दीजिए इंजेक्शन के। 5,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? दीदी, 5,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? चिंता मत कर मेरे भाई, कहीं न कहीं से जरूर लाऊंगी। अगले दिन अमृता पैसे उधार लेने लाला के पास पहुंचती है। अरे तू कौन है, और यहाँ क्यों आई है? लाला जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, माँ को इंजेक्शन लगवाना है। लड़की तो बड़ी सुंदर है, पैसे की जरूरत मेरी जरूरत पूरी कर देगी। पैसे तो मैं दे दूंगा, पहले मेरे साथ कमरे में चल। लाला, मुझे पैसे की जरूरत है। तू ये कैसी बात कर रहा है? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अरे एक बार मेरे साथ कमरे में चल, तेरी जिंदगी भर की समस्या हल कर दूंगा। कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। लाला, अपने पैसे अपने पास रख, अपनी इज्जत गिरवी रखकर मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसी तरह अमृता दर दर भटकती है, पड़ोसियों से पैसे मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। ऐसे ही शाम हो जाती है। अमृता भटकते हुए एक शादी के मंडप के पीछे पहुंचती है, जहां खाना बन रहा होता है। क्या बावर्ची ने चूल्हे पर खाना बनाने से मना कर दिया? मेरी बेटी की शादी है, अब खाना कौन बनाएगा? हे भगवान, देर से सही पर तूने कोई काम तो दिया। अमृता भवानी के पास पहुंचती है, जहां बड़े बड़े मिट्टी के चूल्हे और बर्तन रखे होते हैं। मैंने सुना आपको खाना बनाने वाले की जरूरत है, मैं खाना बना दूंगी। कहाँ से उठकर आई हो? तुझे देखकर लगता नहीं कि तू खाना बना सकती है। मेरी गरीबी ने ही मेरा मेकअप किया है। यकीन कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। ठीक है, जल्दी से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर। अमृता बड़े चूल्हे में आग जलाती है और एक कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बनाने लगती है। चूल्हे के धुएं से अमृता की आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा पसीने से भर जाता है। हे भगवान, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? धुएं की वजह से या गर्मी से? चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे ये काम करना ही होगा। धीरे धीरे अमृता के चेहरे के साथ साथ उसके कपड़े भी पसीने से भीग जाते हैं। फिर भी अमृता काम करती रहती है। रात 10 बजे तक अमृता सारा खाना बना देती है। ये लो 5,000 रुपए। अच्छा खाना बनाया है तुमने, लेकिन अपना हुलिया सुधार लो। मुझे और पैसों की जरूरत है, अगर कोई और काम हो तो बता दीजिए। अब तो मेहमानों ने खाना खा लिया है, जूठे बर्तन धोने और जगह साफ करने का काम है। मैं ये भी कर देती हूँ, इसके भी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अमृता जूठी प्लेटें इकट्ठा करके धोने बैठ जाती है और बड़े हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। ये 5,000 रुपए तो एक बार में खर्च हो जाएंगे। इस काम से मिले पैसे में शायद हमारा गुजारा हो जाएगा। अमृता सारा काम खत्म करके भवानी से पैसे लेकर अस्पताल पहुंचती है और मीनाक्षी और खुद को इंजेक्शन लगवाती है, जिसमें सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तुम लोग अभी तक अस्पताल में क्यों बैठे हो? इंजेक्शन लगवा लिया ना, अब जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। हमारे दुख को समझिए, हमें यहाँ रहने दीजिए और अस्पताल में ही कोई काम दे दीजिए।
अच्छा, तो मैं तेरे जिंदगी भर के दुख दूर कर दूंगा, बस मुझे खुश कर दे। ये सुनते ही अमृता गुस्से में गाल पर थप्पड़ मारती है। क्या हो गया है आज के समाज को? एक मजबूर गरीब लड़की देखी नहीं कि सब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। छी, माँ चलो, नहीं रहेंगे हम यहाँ। अमृता गुस्से में मीनाक्षी और राजा के साथ अस्पताल से बाहर निकल जाती है। वहीं राघव अपनी दादी के साथ अमृता को देखता है। बेचारे लड़की को कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं इस समाज में। दादी, ये लड़की कितनी सुंदर है और कितनी मुश्किलों से घिरी हुई है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई दादी। आप मेरी इससे शादी करवा दीजिए ना। ठीक है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी, पर इसे हमारे बारे में मत बताना, सरप्राइज देंगे। अगले दिन अमृता एक छोटे से झोपड़े में किराए पर रहने लगती है। तभी राघव और गंगा देवी शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। आप लोग कौन है? मैं अपने पोते का रिश्ता लेकर आई हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमने इसे अस्पताल में देखा था। हमारा घर बहुत अच्छा है। आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे अपनी माँ और भाई की जिम्मेदारी संभालनी है। नहीं बेटी, ऐसा मत कह। मैं गरीब हूँ, तेरे लिए रिश्ता नहीं ढूंढ पाऊंगी। तुझे मेरे सिर की कसम है, तू मना नहीं करेगी। मीनाक्षी की बात मानकर अमृता शादी के लिए तैयार हो जाती है और गंगा देवी राघव और अमृता की शादी करवा देती हैं। माँ, तुमने कसम देकर मेरी शादी तो करवा दी, पर अब तुम और राजा कैसे रहोगे? दीदी, तुम चिंता मत करो। तुमने अपने भाई को इतना पढ़ाया है कि मैं छोटी मोटी नौकरी करके माँ और खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तुम अपने ससुराल जाओ। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। अमृता अपने परिवार को विदा करती है और गंगा देवी और राघव अमृता को प्राइवेट हेलीकॉप्टर में लेकर दुबई आते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करता है। अमृता, राघव और गंगा देवी लग्जरी गाड़ी में बैठकर दुबई के रॉयल महल पहुंचते हैं। दुबई में इतना बड़ा रॉयल महल किसका है और हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे, दुबई का ये रॉयल महल तुम्हारा ससुराल है। मैं यहीं रहता हूँ। क्या ये दुबई का रॉयल महल मेरा ससुराल है? अमृता राघव के साथ रॉयल महल की तरफ आती है। सामने दो शाही पहरेदार खड़े होते हैं। लंबी रेड कारपेट बिछी होती है, जिस पर चलकर अमृता अपने बड़े दरवाजे वाले महल के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां पूरा परिवार स्वागत में खड़ा होता है। वाह राघव बेटे, क्या बहू लेकर आया है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सामने चांदी का कलश रखा होता है। अमृता कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। घर महंगे टाइल्स और संगमरमर से सजा होता है। महंगी पेंटिंग्स और स्टैचूज रखे होते हैं। थोड़ी दूर पर सभी रॉयल नौकर लाइन से खड़े होते हैं। ये सब क्या है? इतना बड़ा महल, ये मेरा ससुराल कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब घर की लड़की हूँ। भाई, क्यों नहीं हो सकता बेटी? हाँ जरूर हो सकता है। आज से दुबई के इस रॉयल महल की तुम छोटी बहू हो। हाँ। देवर जी, आप इतनी दूर से हमारी देवरानी को लेकर आए हैं। वो थक गई होंगी, उन्हें कमरे में ले जाइए, आराम कीजिए उनके साथ। हाँ भाभी, आप भी मजाक उड़ा लीजिए। अरे सुप्रिया, अपनी छोटी भाभी को उनके कमरे तक तो पहुंचा दो। रॉयल महल में चलते हुए अमृता चारों तरफ नजरें घुमाती है। फिर बड़े से फिश टैंक, एयर कंडीशनर, सीसीटीवी कैमरा और एक बड़ा मंदिर दिखाई देता है, जिसमें सोने की मूर्ति रखी होती है। इसी तरह अमृता अपने बेडरूम तक पहुंचती है। इतना बड़ा बेडरूम, और ये बेड कितना सुंदर है। हे, ये बेड दुबई के मशहूर कलाकार ने हमारे रॉयल महल के लिए डिजाइन किया है। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर है। अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें इस रॉयल महल में घूमना भी है। अमृता सोने चांदी जड़ी सुंदर नक्काशी किए हुए बेड पर सो जाती है। कमरा उसकी छोटी झोपड़ी से भी बहुत बड़ा होता है, जहां एसी की ठंडी हवा में अमृता को थोड़ी सुकून की नींद आती है। तभी देर रात अचानक अमृता की आंखें खुल जाती हैं और अमृता पसीने से भर जाती है। हे भगवान, दुबई के इस रॉयल महल में भी ये सपना मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा। क्या हुआ अमृता? तुम अचानक उठ क्यों गई? एसी चल रहा है, फिर भी तुम पसीने से तरबतर हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। अमृता की बात मानकर राघव सो जाता है, लेकिन अमृता अपने सपने से परेशान रात भर जागती रहती है। अगली सुबह अमृता की सास और जेठानी अमृता के लिए नए कपड़े लेकर आती हैं। अमृता अपने लग्जरी ऑटोमेटिक बाथरूम में नहाती है और बाहर आकर पिंक कलर की रॉयल मरमेड गाउन पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए आती है। आज तो भाभी के हाथ का टेस्टी खाना टेस्ट करूंगी, बड़ा मजा आएगा। अमृता, आज ऐसा खाना बनाना कि तुम्हारी जेठानी को समझ में आ जाए कि खाना बनाना किसे कहते हैं। दुबई आकर तो ये हिंदुस्तान का स्वाद ही भूल गई है। अब तो देवरानी जी की पहली रसोई है, पता चलेगा कि उनके हाथ में कैसा स्वाद है। सबकी बातों से अमृता थोड़ी घबराती है और अपने सास के साथ रॉयल किचन में आती है। किचन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले किचन इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और पास में ही बड़े शेफ खड़े होते हैं, जिन्होंने खाने की सारी तैयारी कर रखी होती है। वेल मैम, आपके रॉयल किचन में
आपका स्वागत है। आपकी पहली रसोई के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, सो आप पहली रसोई कीजिए। अरे, इन्होंने तो सब्जी काट कर रखी है, आटा गूंद कर रखा है, मैं बनाऊंगी क्या? बहू, उन्होंने छोटी मोटी तैयारी ही की है, खाना तुझे ही बनाना है। अमृता खाना बनाने के लिए आगे बढ़ती है। जहां खीर गैस चूल्हे पर चढ़ी होती है, कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा होता है और पूड़ियाँ बेली हुई रखी होती हैं। मैम, हमने चीनी निकाल दी है, आप खीर में चीनी डाल दीजिए। और ये पूड़ियाँ किसने बेली है? मैम, आपके रॉयल ससुराल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने पूड़ियाँ बेल दी हैं, बस आप अपने हाथों से इन्हें छान दीजिए। अमृता खीर में चीनी डालती है, फिर अपने हाथों से पूड़ियाँ छानती है और सब्जी में तड़का लगाती है। ऐसे ही अमृता अपनी पहली रसोई में 56 तरह के पकवान तैयार करती है और बड़े सुंदर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। देवरानी जी, आप खड़ी क्यों हैं? हमारे साथ बैठिए, हम सब साथ में खाना खाएंगे। नहीं, आप लोग खाना खाइए, मैं सभी को खाना परोसूंगी। अरे बैठ जा बेटी, परोसने के लिए इतने नौकर चाकर है। अमृता अपने पति के बगल में बैठ जाती है और सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। तभी अमृता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहू, बहू, तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, फिर भी तेरी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया। एक समय था। फटे कपड़े पहने तेज धूप में अमृता चूल्हे पर खाना बना रही होती है। उफ, कितनी तेज धूप है और इस चूल्हे की आग ने तो मेरे हाथ झुलसा दिए हैं। किसी तरह अमृता खाना बनाती है और पास में खेल रही एक छोटी बच्ची को खीर चखने के लिए देती है। क्या मेरी बेटी इस गरीब के हाथ का खाना खाएगी? आइंदा कभी इसके पास मत आना, इसकी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। बहू, वो गरीबी तुम्हारा बीता वक्त था, तुम्हारा प्रेजेंट दुबई का ये रॉयल महल है। पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी पहली रसोई एंजॉय करो। अपने ससुराल वालों से इतना प्यार और इज्जत पाकर अमृता अपनी पहली रसोई पूरी करती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन अश्विनी, कनिका और सुप्रिया तैयार होकर अमृता के पास आते हैं, जहां अमृता शगुन में मिली हुई सिंपल साड़ी पहने होती है। बहू, तूने ये सिंपल साड़ी क्यों पहनी है? मम्मी जी, आपने जो कपड़े दिए थे वो पहली रसोई के लिए थे, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं पहना और शगुन में मिली ये साड़ी पहन ली। बहू, जल्दी चल हमारे साथ, हमें कहीं जाना है। इतना कहकर अश्विनी, सुप्रिया और कनिका अमृता को लेकर महल के बाहर आती हैं, जहां लग्जरी गाड़ी खड़ी होती है। सभी उसमें बैठकर एक बड़े शोरूम में पहुंचते हैं, जहां तरह तरह के डिजाइनर कपड़े और डिजाइनर खड़े होते हैं। आप लोग तो दुबई के रॉयल महल से है ना? बताइए आपको क्या चाहिए? ये हमारी छोटी बहू है, इसके लिए हमें ढेर सारे शाही डिजाइनर कपड़े चाहिए और ऐसे कपड़े दीजिएगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं पहने हैं। मैम, हम आपका टेस्ट जानते हैं, हमारे डिजाइनर आपके लिए बहुत ही यूनिक ड्रेस डिजाइन करेंगे, ऐसी ड्रेस जो आज तक डिजाइन नहीं हुई। डिजाइनर अपनी यूनिक ड्रेस अमृता के सामने रखते हैं। सभी ड्रेस एक से बढ़कर एक होती हैं। हाँ, ये सारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सही कहा भाभी, सारी यूनिक ड्रेस है और अमृता भाभी पर बहुत अच्छी लगेंगी। ये सारी ड्रेस पैक कर दीजिए। और कितने पैसे हुए? मैम, इन सब ड्रेस के 5 लाख रुपए हुए। अमृता तुरंत सभी ड्रेसेस की पेमेंट करती है और सभी ड्रेस पैक करवाकर गाड़ी में रखवा लेती है और अपने रॉयल महल लौट आती है। ये क्या किया मम्मी जी आपने? 5 लाख रुपए के कपड़े? मैं एक समय 5,000 रुपए के लिए दर दर भटक रही थी और आपने 5 लाख रुपए के कपड़े दिला दिए। अमृता अपने पुराने दिनों के ताने को याद करके रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। ऐसे ही अमृता अपने ससुराल से प्यार और समाज में मान सम्मान पाने लगती है। कुछ दिन के बाद पूरा परिवार प्राइवेट हेलीकॉप्टर से दुबई घूमने निकलता है। कैसा लग रहा है अमृता? मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बादलों में ठंडी हवा में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इसीलिए तो तुम्हें घुमाने लाया हूँ। अब चलो तुम्हें और सुंदर जगह दिखाता हूँ। राघव अमृता को दुबई के रेगिस्तान में लेकर आता है, जहाँ महंगी गाड़ियाँ करतब दिखा रही होती हैं। इस रेत में भी गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चलती और ये गाड़ियाँ कितनी सुंदर है। हे, मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद है अमृता। एक तुम, दूसरा मेरा परिवार और हिंदुस्तान, और तीसरा दुबई के रेगिस्तान में होने वाली ये कारों की रेस। अमृता पूरा दिन राघव के साथ घूमती है और फिर पूरे परिवार के साथ एक रॉयल अंदाज में बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठती है, जहां चारों तरफ वेटर खड़े होते हैं और सबके हाथ में अलग अलग तरह का खाना होता है। ये सब क्या है? ये सारे वेटर हमें घेर कर क्यों खड़े हैं और इनके हाथ में क्या है? अमृता बेटी, जरा ध्यान से देख, सबके हाथ में खाना है। भाभी, ध्यान से देखिए, सबके हाथ में अलग अलग तरह का खाना है। कोई कॉन्टिनेंटल, कोई थाई, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो वही लेकर आया है। पर ये यहाँ इस तरह क्यों लेकर आए? बहू, हमें नहीं पता था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए हमने हर तरह का खाना बनवा लिया। जो तुम्हें पसंद हो आराम से खाओ। अमृता अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाती है और फिर सभी रॉयल महल लौट आते हैं,
नौकरों के हाथ में अमृता के शॉपिंग बैग्स होते हैं। अरे बहू जरा सुनना। अमृता बहू, मैं तो तुझे एक चीज देना ही भूल गई। ये मेरी तरफ से डायमंड का नेकलेस। ये सब क्यों? आप लोगों ने पहले ही मुझ पर इतना खर्च कर दिया है, अब ये डायमंड का नेकलेस ये मुझे नहीं चाहिए। अमृता बेटी, तो दुबई के इस रॉयल महल की बहू है। ये सब तेरे लिए अब छोटी बात होनी चाहिए। रख ले, ये तेरी दादी सास का प्यार है। अपने ससुराल का इतना प्यार पाकर अमृता भावुक होकर रोने लगती है। पूरा ससुराल अमृता को संभालता है। अमृता राघव के साथ अपने बड़े बेडरूम में आकर सो जाती है। देर रात 3 बजे राघव की आंख खुलती है। अमृता अपनी बैल्कनी में खड़ी कुछ सोच रही होती है। रात के 3 बज रहे हैं, सभी थकान से सो रहे हैं और अमृता बैल्कनी में खड़ी है। आखिर ऐसा क्या है जो ये रात में अचानक जाग जाती है? राघव अमृता के पास आता है। अमृता राघव को देखकर चौंक जाती है। हे, क्या हुआ अमृता? तुम ऐसे रात में अचानक जागकर अपनी सुकून भरी नींद क्यों खराब कर लेती हो? सभी थकान से सो रहे हैं और तुम यहाँ बैल्कनी में खड़ी हो। राघव, मुझे सुकून की नींद आ रही थी, अचानक मेरी नींद खुल गई। अब दिन भर तो मैं कोई काम भी नहीं करती हूँ कि थकान से सो जाऊं। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। राघव अपने मन में सोचता है, जरूर कोई बात है जो अमृता छिपा रही है। कल सबके सामने पूछूंगा तभी सच पता चलेगा। ये सोचकर राघव सो जाता है। अगली सुबह अमृता उठकर खाना बनाती है और सभी को परोसती है। अरे अमृता बहू, खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया है तुमने। हाँ भाभी, और इस उपमा में आपने पीसी हुई चीनी डाल दी है। क्या बात है बहू, तू थोड़ी परेशान लग रही है। हाँ, अमृता कल पूरी रात सोई नहीं थी, बैल्कनी में खड़ी थी। पता नहीं कुछ सोच रही थी और कई बार तो ऐसा होता है कि अमृता अचानक नींद से जाग जाती है। राघव, अगर तुझे ये बात पहले से पता थी तो तूने अब तक अमृता का चेकअप क्यों नहीं करवाया? अरे आप लोग परेशान मत होइए, मुझे कोई बीमारी। अरे तो क्या है बहू, हाँ? ये ऐसे कैसे कोई अपनी सुकून भरी नींद से अचानक से जाग सकता है? बहू, अगर तू हमें अपना परिवार मानती है और हम सास ससुर को अपने माता पिता जैसा मानती है तो बिना कुछ छुपाए सारी सच्चाई बता दे। हम वादा करते हैं हम तेरा साथ देंगे। अमृता रोने लगती है। ये एक बुरा सपना है, वो मंजर जो मैंने 12 साल की उम्र में देखा था, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। 12 साल की अमृता नए कपड़े पहनकर अपनी माँ के साथ अपने पिता के कारखाने में आती है, जहाँ सुदीप अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा होता है। अरे दिगंबर भाई, तुम भले मेरे बिजनेस में पार्टनर हो पर उससे पहले मेरे दोस्त हो। हम दोनों भाइयों ने साथ मिलकर ये बिजनेस खड़ा किया है, तो आगे भी साथ ही मिलकर चलाएंगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, साथ मिलकर नहीं खड़ा किया। ये बिजनेस मेरे अकेले की मेहनत है। ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने रात दिन एक किए हैं इस बिजनेस के लिए, और आज भी मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसकी जगह मैं यहाँ काम संभाल रहा हूँ। देखो सुदीप, अब चुपचाप ये फैक्ट्री छोड़कर चले जाओ और ये पूरा बिजनेस मुझे हैंडओवर कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने क्या मुझे पागल समझा है? अपनी मेहनत मैं तुम्हें देकर कंगाल हो जाऊं? हरगिज नहीं। इसका मतलब तुम मुझे ये फैक्ट्री नहीं सौंप रहे हो? हरगिज नहीं। सुदीप के मना करते ही दिगंबर अपनी जेब से छुरी निकालता है और सुदीप पर हमला कर देता है। अमृता के सामने सुदीप तड़पते हुए अपनी जान खो देता है। अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, और अगर इसके परिवार ने कुछ भी किया तो इसकी बेटी को भी जान से मार दूंगा। फिर उस शैतान ने हमारी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। मेरी गर्भवती माँ मुझे लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी ताकि मेरी जान बचा सके। वही मंजर बार बार मुझे सपने में दिखता है। मेरा सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, पर जिस गरीबी में मैं कभी सुकून की नींद नहीं ले पाई, वह उसे जेल कैसे पहुंचा पाती। उस शैतान की इतनी हिम्मत कि मेरी बहू के जीवन में दुख भरे। अरे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पापा, अगर हम कुछ करेंगे तो अमृता का बदला अधूरा रह जाएगा। अमृता अपना बदला खुद लेगी। हम अमृता को IPS ऑफिसर बनाएंगे पापा। फिर अमृता अपने पिता के कातिल को कानूनी सजा दिलाएगी। अगले दिन से ही अमृता IPS ऑफिसर की पढ़ाई शुरू कर देती है। अश्विनी अमृता के लिए गर्म दूध लेकर आती है और सुप्रिया अमृता के साथ बैठकर पढ़ाई करती है। ऐसे 6 महीने बीतते हैं। आज अमृता इंडिया के लिए रवाना हो रही होती है। बहू, दही शक्कर खाकर घर से निकल, तू एग्जाम में जरूर पास होगी और IPS ऑफिसर बनकर अपने पिता की मौत का बदला लेगी। अमृता दही शक्कर खाकर घर से निकलती है और इंडिया पहुंचकर IPS के रिटन एग्जाम क्वालिफाई करती है और ट्रेनिंग पूरी करके अमृता IPS की वर्दी में राघव के साथ
अपने मायके पहुंचती है, जहां टूटी झोपड़ी की जगह अब पक्का मकान होता है। अरे, यहाँ तो छोटी सी झोपड़ी थी, ये इतना बड़ा मकान कब बन गया? और मेरी माँ कहाँ है? अमृता राघव के साथ घर के अंदर आती है, जहां मीनाक्षी और राजा अच्छे कपड़े पहनकर बैठे होते हैं। मेरी बेटी अमृता, तू यहाँ और ये खाकी वर्दी? माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाया है। माँ, पर तुम सब इतने बड़े घर में कैसे? दीदी, आपके जाते ही कुछ मजदूर आए और हमारी झोपड़ी को 1 महीने में मकान बना दिया। बेटी, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अब हम सुकून की नींद सोते हैं। अब तुझे भी सुकून की नींद आती होगी। हाँ माँ, अब मुझे सुकून की नींद आती है। बस एक आखिरी काम बाकी है। अमृता इंडिया में अपनी पोस्टिंग लेती है और दिगंबर के काले करतूतों का पर्दाफाश करती है। आज दिगंबर उम्र कैद की सजा काट रहा है और अमृता आईपीएस ऑफिसर बनकर हिंदुस्तान की सेवा कर रही है।